सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम प्रज्ञा प्रवाह पाठ 12 वीर सावरकर करेंगे। पहले हम वीर सावरकर के जीवन के बारे में जानेंगे। जो वीर सावरकर भारत की आज़ादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रांतिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, लेखक, इतिहासकार, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वीर सावरकर का वास्तविक नाम विनायक दामोदर सावरकर था। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के समीप भागपुर गांव में हुआ था। अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनो। ये जो कहानी है ये अंडमान की काल कोठरियों की है। अर्थात जो अंडमान की काल कोठरियाँ थी वहाँ ना पढ़ने लिखने के लिए ना तो किसी प्रकार की पुस्तकें थी ना कलम थी। यानी वहाँ अगर किसी को कुछ पढ़ना है या लिखना है तो उन्हें किसी प्रकार का उनको कोई साधन उपलब्ध नहीं। वीर सावरकर जी कहते हैं कि राजनीतिक कैदियों को यानी जो कैदी हैं उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। यानी वो कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ मनन करें जिससे उनकी बौद्धिक उन्नति हो, मनोधैर्य बना रहे। स्वयं सावरकर जी भी महाकाव्य लिखने की इच्छा रखते थे। यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ लिखना उन्हें बहुत पसंद था। परंतु उन्होंने अनेक लेखकों के बारे में सुना था कि अगर उनके पास लिखने के लिए अच्छा कागज, महंगी कलम, टेबल, लैम्प, पंखा, एसी अर्थात सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती थी, फिर भी उनका लिखने का मन नहीं होता था। परंतु वीर सावरकर जी के पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। ना तो उनके पास अच्छी कलम थी, ना ही अच्छा कागज़ था। परंतु इनके बावजूद भी उन्हें महाकाव्य लिखने की बहुत इच्छा रहती थी। वीर सावरकर जी ने दीवार को ही कागज़ बना लिया था। यानी कि अंडमान की जो काल कोठरियाँ थी उन्होंने उसकी दीवारों को ही अपना कागज़ बना लिया था। जो कील, कांटे अथवा ईंट के टुकड़े होते हैं ना, उससे वो उनको उन्होंने कलम बना लिया था। यानी ईंट के टुकड़ों से वो दीवारों पर लिखते थे। यानी शाम होते ही जैसे ही वो कोठरी के अंदर आते थे, जैसे ही उनके दरवाजे बंद हो जाते थे, वे दीवारों पर लिखना आरंभ कर देते थे। उन्होंने दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए थे तो कहीं उपनिषद के वचन लिखे मिलते थे। हर माह राजबंदियों की कोठरियाँ बदली जाती थी। आप ही आप उन्हें नई पुस्तकें प्राप्त होती रहती थी। यानी कि हर महीने वो जिस कोठरी में रहते थे वो बदली जाती थी, यानी चेंज होती थी, तो उन्हें नई नई दीवारें प्राप्त होती थी लिखने के लिए। सावरकर जी का प्रसिद्ध काव्य कमला भी इसी ढंग से इन कोठरियों में लिखा गया। प्रत्येक रात्रि लिखते व दिन में समय मिलने पे कंठस्थ कर लेते थे। कंठस्थ होता है याद कर लेना। यानी कि रात्रि के समय वो क्या करते थे, दीवारों पे लिखते थे और समय मिलने पर उनको वो क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं सैकड़ों हजारों पंक्तियाँ कंठस्थ की व दूसरों से करवाई थी। यानी वो खुद भी याद करते थे और दूसरों को भी याद कराते थे। इन ग्रंथों के संदर्भ में एक अड़चन थी। वो अड़चन क्या थी कि प्रतिवर्ष कारागार के नियमानुसार दीवारें सफ़ेद रंग से पोती जाती थी। यानी कि प्रतिवर्ष वो जिस कारागार में यानी जिसमें वो रहते थे उन दीवारों की क्या होती थी, पुताई होती थी, यानी कि रंग किया जाता था। इस प्रकार दीवारों पर परिश्रम पूर्वक लिखे ग्रंथ सब कुछ लिप पुत जाते थे। यानी कि जो भी उन दीवारों पे लिखा है पुताई करने के बाद वो क्या हो जाते थे, मिट जाते थे। यानी कि वहाँ से सब कुछ हट जाता था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। परंतु एक लाभ यह था कि पुताई प्रारंभ होने से पूर्व सब ग्रंथ सभी को कंठस्थ करने होते थे। यानी कि अब अगर उन दीवारों पर रंग करना होता था तो सबसे पहले सबको जो भी श्लोक वहाँ पे लिखे हैं सभी को क्या करने होते थे, कंठस्थ यानी कि याद करने होते थे। दूसरा लाभ यह था कि फिर से नवीन लेखन हेतु नई पुती दीवारें
प्राप्त हो जाती थी, यानी कि अब लिखने के लिए और अच्छी दीवारें मिल जाती थी। सावरकर जी ने समझाया कि देश हित के लिए जितना महत्व एक सिपाही का है उतना ही महत्व एक लेखक का भी है। इसीलिए हमें किसी न किसी शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, यानी हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए और लिखते रहना चाहिए। साथ ही जब हम अपनी मन बुद्धि को श्रेष्ठ बातों में लगाए रखेंगे तो उसमें हीन भावना प्रवेश नहीं कर पाएगी। अर्थात अगर हम अपने आप को किसी न किसी अच्छे कार्य में लगाएंगे तो हमारे अंदर कोई हीन भावना नहीं आ पाएगी, यानी कि हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हम हर कार्य को ठीक प्रकार से कर सकेंगे। ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन को तिल तिल जलाकर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर होम कर दिया।